नमस्कार विद्यार्थियों, तीसरा लाइव टेस्ट आप सभी विद्यार्थियों ने अटेम्प्ट किया। आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों ने बेहतरीन तैयारी करके अच्छे संयम के साथ और अच्छे विश्वास के साथ आप लोगों ने ये टेस्ट अटेम्प्ट किया होगा और काफ़ी अच्छा आप लोगों का स्कोर रहा होगा और आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपको ये लाइव टेस्ट काफ़ी अच्छी मदद करने वाले हैं। इसमें 1% भी चिंता या संकोच की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और अब आगे बढ़ते हैं। आपने जो तीसरा लाइव टेस्ट दिया था उसके सॉल्यूशन को लेकर, तो देखें आपके टेस्ट के अंदर जो पहला सवाल आपके रखा गया था जीके के अंदर, सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किससे था। तो सुजलाम सुफलाम जो क्रांति थी इसका संबंध था आपके माही नदी से। कौन सी नदी से था बेटा? माही नदी से संबंधित ये आपके क्रांति जो है, या अपन कहें एक प्रोग्राम था सरकार के द्वारा जिसको शुरू किया गया था। तो सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध किससे? माही नदी। ठीक है, माही नदी के बारे में आप लोग सभी विशेषताएं इसकी जानते होंगे कि इसको आपके दक्षिण की गंगा या वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, दक्षिण की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा, इन सब नामों से जाना जाता है। ठीक है, तो ये माही नदी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में रखनी है। नेक्स्ट सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। वीर तालाब बेटा आपके राजस्थान के अजमेर में है, बिल्कुल सही है। विजय सागर बांध अलवर में है, ये भी बिल्कुल सही था। और उसके बाद पार्वती बांध आपके भरतपुर जिले के अंतर्गत नहीं आता है। पार्वती बांध आपके धौलपुर जिले में है। भरतपुर की जगह किसका नाम आता है यहाँ पे? धौलपुर के अंतर्गत आता है आपके पार्वती बांध। ठीक है, जिसको आप जो है धरोई बांध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, धौलपुर के अंदर है अंगोई बांध। तो पार्वती बांध का जो दूसरा नाम है वो आपके अंगोई बांध है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और अंगोई बांध जो है वो मिट्टी से निर्मित सबसे लंबा बांध, मिट्टी से निर्मित सबसे लंबा बांध है आपके राजस्थान के अंदर। ठीक है, जबकि मिट्टी से बना सबसे बड़ा जो बांध है वो पांचना बांध है करौली का। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इस सवाल का आंसर है। सरदार समंद बांध है आपके पाली के अंदर। ठीक है, एक होता है सरदार सरोवर। ठीक है, कौन सा बांध है? सरदार सरोवर। तो सरदार सरोवर जो बांध आ जाता है वो आपके कहाँ पर है बेटा? सरदार सरोवर बांध है गुजरात के अंदर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे इसको, नर्मदा नदी। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो सवाल था आपका क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान में नहर बोर्ड जो है इसका गठन जो है वो कब किया गया था साथियों? ये आपसे सवाल जो है वो पूछा गया था। राजस्थान नहर बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया था? सवाल इजी था, कुछ इसके अंदर विशेष था नहीं। और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा इसको तो आप लोग इसको समझ लेना ध्यान से, क्या इस सवाल का आंसर रहेगा। ठीक है, देखें अगर बात आती है राजस्थान नहर बोर्ड की तो इसकी स्थापना होती है 19 दिसंबर 1958 को। 19 दिसंबर 1958 को इसकी साथियों स्थापना जो है वो कर दी गई थी। और राजस्थान नहर बोर्ड का जो प्रथम अध्यक्ष है, प्रथम जो इसका अध्यक्ष है वो बनाया गया था किसको? कंवर सेन को। किसको बनाया गया था? कंवर सेन जो है वो इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद अगला सवाल आपका था, नर्मदा नहर परियोजना से राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? तो नर्मदा नहर परियोजना के साथ यहाँ पर बात की जा रही है जो निकाली गई है आपके सरदार सरोवर बांध से। कहाँ से निकलती है? सरदार सरोवर बांध से इस नदी या नहर को निकाला गया है। और सरदार सरोवर बांध स्थित है आपके गुजरात के अंदर। नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है। सरदार सरोवर बांध 4 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। 4 राज्य इसमें कौन कौन से आते हैं? तो MP इसके अंतर्गत आ जाता है, गुजरात इसमें आ जाता है, महाराष्ट्र इसके अंतर्गत आता है और राजस्थान इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस नहर की कुल लंबाई है 532 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई होती है 74 किलोमीटर। यह नहर जो है वो राजस्थान के 2 जिले हैं आपके, कौन कौन से? एक है आपके जालोर और एक है बाड़मेर। ठीक है, जालोर जिले से ये राजस्थान में प्रवेश करती है और साथ में बाड़मेर जिले के अंदर भी इससे जो सिंचाई कार्य हैं वो आपके राजस्थान में किए जाते हैं। और इस नहर से जो सिंचाई कार्य होते हैं वो स्प्रिंकलर पद्धति के आधार पर, यानी कि फवारा सिंचाई पद्धति के आधार पर सिंचाई कार्य साथियों किए जाते हैं। अर्थात आपको ये याद रखना है कि यह राजस्थान में एकमात्र सिंचाई नहर परियोजना है जिसके द्वारा सिंचाई कार्य स्प्रिंकलर पद्धति के आधार पर किए जाते हैं या फवारा सिंचाई पद्धति के आधार पर किए जाते हैं। यह नहर राजस्थान में जालोर जिले की सांचौर तहसील के सीलू गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। और इस नहर के द्वारा राजस्थान की 2 तहसील हैं, एक जालोर जिले की है सांचौर तहसील और बाड़मेर जिले की जो तहसील है वो होती है गुड्डा मालानी तहसील। इन दोनों तहसीलों में यहाँ पर सिंचाई कार्य जो है वो इस नहर से किए जाते हैं। अगला सवाल था आपका कि निम्न में असुमेलित है। यहाँ पर झील लिखा है और सामने उसके निर्माण का वर्ष लिखा गया है। तो बालसमंद झील का निर्माण 1159 में होता है, ये बिल्कुल सही है। और इसके निर्माता हैं आपके बालक राव।
मंडोर में, जोधपुर मंडोर के अंदर प्रतिहार शासक है बालक राव, जिनके द्वारा 1159 ईस्वी में इस झील का निर्माण करवाया गया था। फोय सागर अकाल राहत कार्यों के तहत निर्मित की गई झील है। अजमेर जिले के अंतर्गत आती है फोय सागर झील, और इसका निर्माण अजमेर नगर परिषद के इंजीनियर फोय, उनके द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत करवाया गया था 1891-92 के अंदर। और फोय सागर जो झील है, इसके अंदर एक नदी का पानी आकर मिलता है, नदी का नाम होता है बांडी, ये भी आप जरूर ध्यान में रखेंगे। और इसी झील के पास में चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर भी बना हुआ है, जो अंतिम हिंदू सम्राट है पृथ्वीराज चौहान तृतीय इस माता की पूजा अर्चना आराधना वगैरह किया करते थे। उदय सागर झील उदयपुर के अंतर्गत है, महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था 1559 से लेकर 1564 के मध्य, लेकिन यहाँ पर 1459 से 1464 लिखा है, तो यहाँ पर इस आपका आंसर होना चाहिए था 1559 से लेकर 1564 के मध्य महाराणा उदय सिंह के द्वारा इस झील का निर्माण जो है वो करवाया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत था, बाकी सही है। जयसमंद झील उदयपुर के अंदर है, 1687 से 1691 के मध्य आपके महाराणा है जयसिंह, उनके द्वारा इसका निर्माण जो है वो करवाया गया था गोमती नदी के जल को रोककर। कौन सी नदी है? गोमती नदी है। यह राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है। इस पर कुल 7 टापू हैं, जिन पर भील व मीणा जनजाति के लोग रहा करते हैं। सबसे बड़ा है बाबा का भांगड़ा, सबसे छोटा है प्यारी। और इस झील से श्यामपुरा और भाट 2 प्रसिद्ध नहर निकाली गई हैं। एक का नहर का नाम है श्यामपुरा, एक नहर का नाम है भाट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका था क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बेटा राजस्थान में क्या पूछ रहा है? पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? बनास राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी है, जबकि आंतरिक प्रवाह की, कहाँ की बेटा? आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी जो नदी होती है वो होती है आपके घग्गर। और अगर सवाल होता कि पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की, पूर्णतः आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है, तो वहां पर आपका आंसर हो जाता कांतली नदी। ठीक है, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी होती है? तो वो सभी विद्यार्थी आप लोग जानते हो, राजस्थान की सबसे लंबी नदी है कौन सी बेटा? चंबल। नेक्स्ट देखें, अगला सवाल क्या था आपका, किस नदी को लसवारी कहा जाता है? तो रूपारेल जो नदी है, जो आती है आपके उदयनाथ पहाड़ियाँ जो अलवर है, वहां से ये नदी आती है, रूपारेल नदी। इसी को आप लसवारी के नाम से भी जानते हो, और इसी को हम लोग वराह नदी के नाम से भी साथियों जानते हैं। ठीक है, इसी के ऊपर प्रसिद्ध मोती झील जो है उसका निर्माण करवाया गया महाराजा सूरजमल जाट के द्वारा भरतपुर के अंदर, और इसे भरतपुर की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस झील से सुजान गंगा नामक जो नहर है वो भी निकाली गई है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। और इसी झील से, यानी कि आपकी जो मोती झील है, इसी झील से नाइट्रोजन युक्त N2O खाद का निर्माण भी किया जाता है। इसी झील के पास में आपके कारगिल पार्क भी बनाया गया है। किसी झील के पास, मोती झील के पास क्या बना है? कारगिल पार्क। ठीक है ना, कारगिल पार्क का भी यहाँ पर जो निर्माण जो है वो किया गया है। नेक्स्ट देखें, अगला सवाल क्या था, अगर किसी झील या तालाब में नदी का जल विभिन्न दिशाओं से आकर मिलता है तो वहां पर किस प्रकार के अपवाह प्रतिरूप का निर्माण होता है? तो साथियों उसे हम लोग कहते हैं अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। कौन सा प्रतिरूप बनेगा वहां पे? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। जैसे आपके राजस्थान में सांबर जो झील है वो अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का ही एक उदाहरण है, क्योंकि उसमें उत्तर से नदी आ रही है आपके कौन सी? मेंथा, है ना। मेंथा के साथ साथ आपके खंडेल और खारी जो नदी है वो भी यहाँ पर आ रही है। ठीक है, और दक्षिण से इसके अंदर नदी आ रही है रूपनगढ़। तो इस प्रकार से जब किसी झील या तालाब में अलग अलग दिशाओं से पानी आकर मिलता है तो वहां पर अभिकेंद्रीय प्रतिरूप का साथियों निर्माण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल क्या था? सवाल था कि राजस्थान को कितने प्रमुख एवं गौण जल ग्रहण क्षेत्रों में बांटा गया है? तो साथियों राजस्थान को 13 प्रमुख और 59 गौण जल ग्रहण क्षेत्रों के अंतर्गत बांटा गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इसके अंदर अभी एक संशोधन हो चुका है। वर्तमान में राजस्थान को 15 प्रमुख और 59 गौण जल ग्रहण क्षेत्रों के अंतर्गत रखा गया है। लेकिन आपको ऑप्शन देखना है। अगर आपके पास ऑप्शन 15 59 का आता है तब आपको फर्स्ट आंसर यही करना है। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपको 13 59 वाला ऑप्शन सही करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कढ़ाणा बांध माही नदी पर बना है गुजरात के अंदर, धरोई बांध पश्चिम बनास नदी पर बना है आपके गुजरात के अंदर, और अंगोई बांध बना है पार्वती नदी के ऊपर, बिल्कुल सही है। कानोता बांध आपके बना है ढूंढ नदी पर। अच्छा, धरोई बांध आपके गुजरात में है, लेकिन पश्चिम बनास जो नदी है उस पर यह बांध नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये बांध बना हुआ है आपके कौन सी नदी पर? साबरमती नदी पर। कौन सी नदी पर बना है? साबरमती नदी पर बना हुआ बांध है आपके धरोई बांध, गुजरात के अंदर, अहमदाबाद के अंदर ये बांध बना हुआ है। तो बी जो ऑप्शन है वो आपके इस सवाल का आंसर था। ठीक है, बी ऑप्शन आपके सवाल का आंसर रहेगा। और साबरमती को गुजरात की गंगा, गांधी की गंगा के नाम से जाना जाता है। अगली बात यहाँ पर अगला जो सवाल था आपका,
परियोजनाएं थी और सामने किन किन राज्यों से ये परियोजनाएं संबंधित थी, यहाँ पर आपको ये देखना था। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना थी और इसमें 3 राज्य आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये बिल्कुल सही था। दूसरा ऑप्शन है व्यास परियोजना, तो व्यास परियोजना में आपके पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश साथियों यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर भी आपके कौन सा राज्य शामिल रहेगा, हरियाणा रहेगा। ठीक है, तो व्यास परियोजना में कौन सा राज्य आएगा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन आपके सवाल का आंसर था। माही परियोजना में गुजरात, राजस्थान दोनों शामिल है और गुड़गांव नहर परियोजना हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपके सवाल का आंसर था यहाँ। नेक्स्ट, पूर्वी सिंचाई नहर परियोजना, ये इंपॉर्टेंट सवाल था। पूर्वी सिंचाई नहर परियोजना के अंतर्गत काली सिंध नदी पर पहला जो बांध बनाया गया है वो बनाया गया है नवनेरा गांव कोटा के अंदर। कहाँ बनाया गया, नवनेरा गांव कोटा के अंदर पहला जो बांध है काली सिंध नदी पर बनाया गया है आपके किस परियोजना के तहत, पूर्वी सिंचाई नहर परियोजना के तहत। नेक्स्ट सवाल था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में जैसलमेर से निकाली गई उप शाखाएं कौन कौन सी हैं। तो जैसलमेर से 2 उप शाखाएं निकाली गई हैं, एक का नाम था लीलवा और एक का नाम है दिग्गा। क्या नाम है, लीलवा व दिग्गा, ये दोनों उप शाखाएं निकाली गई हैं। जबकि गडरा रोड बाड़मेर, कौन सी रोड है, गडरा रोड बाड़मेर, गडरा रोड बाड़मेर से निकाली गई उप शाखा, गडरा रोड बाड़मेर से भी एक उप शाखा साथियों निकाली गई है और उस उप शाखा का नाम जो है वर्तमान में वो है बाबा रामदेव उप शाखा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी अरब सागरीय अपवाह की नदी नहीं है, मतलब जो अपना पानी कहाँ नहीं ले जाती बेटा, अरब सागर के अंदर नहीं ले जाती, उस नदी का नाम आपको बताना था। देखो अनास की अगर बात करते हैं तो ये माही की सहायक है और माही अरब सागर में जाती है। ठीक है, भादर की अगर मैं बात कर लूँ तो भादर भी आपके माही की सहायक नदी है। ठीक है, और सांगी की अगर अपन बात करें तो ये लूनी की सहायक नदी है, ये भी अपना जो जल है वो अरब सागरीय अपवाह तंत्र के अंतर्गत ले जाती है। चाकण जो है वो चंबल की सहायक नदी है और यही अपने सवाल का आंसर था, क्योंकि चंबल बंगाल खाड़ी के अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली एक नदी होती है। ठीक है, तो इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो भी अपना पानी कहाँ ले जाएंगी, बंगाल खाड़ी के अंतर्गत ले जाएंगी। डी ऑप्शन आपके सवाल का आंसर। नेक्स्ट सवाल था आपका, एक तरफ नदी दूसरी तरफ सहायक नदी, मांगली की सहायक नदी है घोड़ा पछाड़, बिल्कुल सही है। और मांगली किसकी सहायक है, मांगली है मेज की और मेज सहायक है किसकी बेटा, चंबल की। ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट है बेड़च, बेड़च सहायक है आपके किसकी, बनास की, और बेड़च की सहायक है आपके गंभीरी नदी, बिल्कुल सही था। बनास की सहायक है मोरेल, बिल्कुल सही है। चंबल की सहायक परवन नहीं है, परवन किसकी सहायक है, परवन काली सिंध की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, काली सिंध की। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपके सवाल का आंसर था बेटा। नेक्स्ट डी ऑप्शन ऑफ सवाल का आंसर रहेगा, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था आपका कि राजस्थान की किस झील से N2O युक्त नाइट्रोजन खाद का उत्पादन होता है। शायद ये सवाल मैं आपको पिछले सवाल के अंदर बताकर भी आया हूं। मोती झील जो है, यहां से नाइट्रोजन युक्त N2O जो खाद है उसका उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल था, जोधपुर शहर के लगभग 158 गांवों को पीने के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जल उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो उस योजना का नाम है राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना। कौन सी परियोजना है, राजीव गांधी जलोत्थान नहर परियोजना। इसको साथियों यहां पर शुरू किया गया जोधपुर शहर के 158 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए। नेक्स्ट सवाल था आपका, आपने यानी गंधेली साहेब योजना से हनुमानगढ़ व चूरू जिलों को इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जल उपलब्ध कराया गया। इसके निर्माण हेतु किस देश ने वित्तीय सहयोग दिया है। तो वो देश है बेटा आपके कौन सा, जर्मनी। जर्मनी देश ने यहाँ पर वित्तीय सहयोग दिया है आपके कौन कौन से जिलों को, तो एक हनुमानगढ़ जिला है और एक चूरू जिला है। इन दोनों जिलों को जो गंधेली साहबा परियोजना है उसके तहत जल उपलब्ध कराने को लेकर इंदिरा गांधी नहर का, तो जर्मनी के सहयोग से ये योजना शुरू की गई। नेक्स्ट है उदयपुर की झीलों में साबरमती नदी। साबरमती नदी जो आपकी निकलती है उदयपुर से, झाडोल गांव, जो झाडोल गांव है कोटड़ा तहसील उदयपुर से, वहां से नदी निकलती है आपके कौन सी, साबरमती। और साबरमती नदी के जल को उदयपुर जिले की झीलों में लाने के लिए एक सुरंग का निर्माण किया गया और वो सुरंग थी, उसका नाम है देवास। कौन सी सुरंग है, देवास। ठीक है, मानसी वाकल राजस्थान की सबसे लंबी जल सुरंग है और सही परियोजना राजस्थान की प्रथम जल सुरंग है। ठीक है, ये प्रथम जल सुरंग है और सबसे लंबी जो जल सुरंग है राजस्थान की उसका नाम होता है मानसी वाकल। ठीक है, ये क्या है, ये सबसे लंबी जल सुरंग है, सबसे लंबी। राजस्थान में सबसे लंबी जल सुरंग कौन सी है, मानसी वाकल। और सबसे पहली यानी प्रथम जो जल सुरंग है उसका नाम है सही परियोजना। सही परियोजना के तहत आपके किस बांध के अंदर, जवाई बांध में पानी की जो मात्रा है उसको बढ़ाने के लिए सही परियोजना जो है उसका निर्माण किया गया था। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई नदी पर किस जिले के अंतर्गत बना हुआ है, पाली में बना हुआ है। नेक्स्ट सवाल था कि सांबर झील में दक्षिण दिशा से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है। सांबर झील में कौन सी दिशा से बेटा, दक्षिण दिशा से कौन सी नदी आकर मिलती है। तो दक्षिण दिशा से नदी आती है कौन सी, रूपनगढ़ नदी। और उत्तर दिशा से नदी आती है कौन सी, मेंथा नदी। ये कौन सी दिशा से आती है, उत्तर दिशा से। खंडेला और खारी ये भी आपके किस दिशा से आ रही है, उत्तर दिशा से आने वाली नदियां हैं सांबर के अंदर। ठीक है, दक्षिण से केवल एक ही नदी आती है, रूपनगढ़।
प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल लूणवा नागौर, लूणवा नागौर के अंदर जो प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है यह किस नदी के किनारे है? तो यह है मेंथा नदी के किनारे। कौन सी नदी किनारे? मेंथा नदी किनारे स्थित है लूणवा नागौर। नेक्स्ट सवाल था आपका कि निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? चोपड़ा झील पाली में है, बिल्कुल सही था। किशोर सागर झील कोटा में है, यह भी सही था। तालाब ए शाही धौलपुर में है, यह भी सही था। सूर सागर चूरू में नहीं है, सूर सागर है बीकानेर के अंदर। कहां पर है? बीकानेर के अंदर स्थित है बेटा कौन सा सागर? सूर सागर। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपके इस सवाल का आंसर था। नेक्स्ट, किस झील के किनारे रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है तथा जो मंकी वैली के रूप में प्रसिद्ध है? रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ है बेटा गलता। गलता कहां पर है? जयपुर के अंदर। तो गलता में है या रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ, ठीक है, जिसको मंकी वैली के रूप में प्रसिद्ध है। और गलता कहां पर है? जयपुर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखो अगला सवाल क्या था आपका? निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद। सलेमाबाद आता है अजमेर के अंतर्गत और अजमेर से नदी आ रही है यहाँ पर रूपनगढ़। तो सलेमाबाद किस नदी के किनारे होगा बेटा? रूपनगढ़ नदी के किनारे होगा। तो ये रहा डी ऑप्शन आपके इस सवाल का आंसर था। ठीक, नेक्स्ट देखो अगला सवाल था आपका क्वेश्चन नंबर 25। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को शीत ऋतु में जल की आपूर्ति किस बांध से की जाती है? तो बांध का नाम था पोंग बांध। पोंग बांध बना हुआ है कांगड़ा, और कांगड़ा आता है हिमाचल प्रदेश के अंदर। किस नदी पर बना हुआ है? नदी का नाम है व्यास। ठीक है, इस पोंग बांध से शीत ऋतु में इंदिरा गांधी नहर यानी कि IGNP को जल जो है वो साथियों उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, और पोंग बांध परियोजना जो है यहाँ पर 396 मेगावाट का विद्युत संयंत्र भी लगा हुआ है। ठीक है, 396 मेगावाट विद्युत संयंत्र है जिसमें राजस्थान का हिस्सा 20% होता है, तो सॉरी 59% होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे कि पोंग बांध परियोजना में राजस्थान का हिस्सा कितने परसेंट होता है? 59%। नेक्स्ट था सवाल, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में चंबल से नहीं मिलती है? तो मध्य प्रदेश में चंबल से 3 नदियां मिलती हैं, सिवान, सेतम, रिपरा। सिवान, रेतम और सिपरा, ये तीनों नदियां आपके मध्य प्रदेश में चंबल से मिलती हैं। कुनौर जो है ये मध्य प्रदेश में चंबल से नहीं मिलती है, और कुनौर जो है ये मिलती है आपके करौली जिले के पास चंबल से। करौली के पास किससे मिलेगी? चंबल से मिलती है। ठीक है ना, कौन सी नदी? कुनौर या कुन्नू। कहां मिलती है? करौली जिले के पास। किससे मिलती है? चंबल से मिलेगी। नेक्स्ट सवाल था, निम्न में से कौन सी एक खारे पानी की झील नहीं है? खारे पानी की झील नहीं है, तो इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? बालसमंद मीठे पानी की झील है, जोधपुर के अंतर्गत आती है। गढ़सीसर, अच्छा खारे पानी की झील नहीं है, भुज, गढ़सीसर, बालसमंद, फलोदी। तो ये जो सवाल था ये स्टार वाला सवाल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक जरूर है इस सवाल के अंदर। क्या है कि इनमें से कौन सी एक खारे पानी की झील नहीं है? तो खारे पानी की झील केवल, देखो ये भी मीठे पानी की है, ये भी मीठे पानी की है, और ये भी मीठे पानी की है। तो खारे पानी की झील एक ही है यहाँ पर, फलोदी। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लोग नहीं जो है अगर इसको हटा दें तो ये सवाल आपका बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये माइनर मिस्टेक है, यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। ठीक है, आगे से ध्यान रखा जाएगा प्रत्येक टेस्ट के अंदर किस प्रकार की किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। नेक्स्ट देखो अगला सवाल क्या था आपका? बेथली परियोजना कहां पर है? 12 में है, बिल्कुल सही है। बेथली परियोजना नाबार्ड के सहयोग से बनाई गई थी आपके 12 के अंदर। गंभीरी परियोजना निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में है, गंभीरी नदी पर, बिल्कुल सही है। बाकली बांध परियोजना, बाकली बांध परियोजना जोधपुर के अंतर्गत नहीं आती है। बाकली बांध परियोजना जो है साथी ये स्थित है आपके किस जिले के अंदर? जालोर जिले के अंतर्गत आती है। कौन जिले में आती है? जालोर जिले में है बाकली बांध परियोजना, और नदी का नाम है सूकड़ी। सूकड़ी नदी, कौन सी नदी है? सूकड़ी नदी है। तो सूकड़ी नदी पर बना है आपके बाकली बांध जालोर के अंदर। हरिश्चंद्र सागर परियोजना कोटा में है, बिल्कुल सही है। तो सी जो ऑप्शन है वो आपके इस सवाल का साथियों आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल था आपका, सांबर झील पर आने वाला जो प्रवासी पक्षी है उसका नाम आपको बताना था। देखो पेंगोलिन जीव राजस्थान में मिलते हैं, कहां पर? सीता माता भैरण में मिलते हैं। कहां मिलते हैं? जो सीता माता भैरण प्रतापगढ़ में, वहां मिलते हैं। फ्लेमिंगो आपके सवाल का आंसर था। फ्लेमिंगो को राजहंस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? राजहंस या फ्लेमिंगो इनको कहते हैं। डेमोसिल क्रेन कहते हैं कुरंजा पक्षी को, और कुरंजा पक्षी के लिए जो स्थान राजस्थान का प्रसिद्ध है वो है खिंचन गांव। कुरंजा पक्षी है ना, कुरंजा पक्षी। और कुरंजा पक्षी के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है बेटा? खिंचन गांव। और खिंचन गांव आपके आ जाता है जोधपुर में। खिंचन के अलावा आपके ताल छापर चूरू जो है इसमें भी आपके जो कुरंजा पक्षी हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, और लेगर फाल्कन पक्षी भी आपके ताल छापर अभ्यारण्य जो है वहां पर पाए जाने वाला प्रमुख पक्षी होता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था आपका, किन्वन में असुमेलित है? नटनी का चबूतरा स्थित है आपके राजस्थान में पिछोला झील पर, बिल्कुल सही है। लेक पैलेस होटल राजसमंद में नहीं है। लेक पैलेस होटल है आपके कहां पर? जो सिलिसेड झील है अलवर के अंदर। कौन सी झील है? सिलिसेड झील। ठीक है, सिलिसेड झील है आपके अलवर में।
ठीक है। तो इस सिलिसेट झील को कहते हैं राजस्थान का नंदन कानन, और इसी सिलिसेट झील के पास आपके अलवर के महाराजा हैं विनय सिंह, और विनय सिंह के द्वारा इनकी एक रानी है और रानी का नाम था शिला। तो इन्होंने अपनी रानी शिला की स्मृति में 1845 के अंदर एक प्रसिद्ध महल का यहाँ पे निर्माण करवाया था झील के पास में, और वर्तमान में ये जो महल है वो लेक पैलेस होटल के रूप में संचालित है। तो लेक पैलेस होटल जो है वो आपके किस झील के पास में है? सिलिसेट झील के पास में है। तो ऑप्शन बी आपके इस सवाल का आंसर रहेगा। नंदी रोक आपके नक्की झील पर है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा टोड रोक, नन रोक भी नक्की झील के पास में है। श्रीरंग मंदिर पुष्कर में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला सवाल क्या था? सवाल था कि राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ आयोडाइड नमक किस झील से उत्पादित होता है। देखो राजस्थान में अगर सर्वाधिक की बात करें कि भाई सर्वाधिक नमक कहां से होता है, तो सर्वाधिक नमक होता है सांबर झील से। राजस्थान का कितने परसेंट? 90%। और अगर देश की बात कर लें तो 8.7% नमक सांबर झील से उत्पादित होता है साथी, ठीक है। और यहां पर सर्वश्रेष्ठ नमक की बात कर रहा था जिसमें NaCl की मात्रा 98% तक होती है। NaCl 98% तक होता है, तो वो झील है पंचभद्रा। और पंचभद्रा साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1968 में की गई थी। यहां पर खारवेल जाति के लोग मोरली झाड़ी का उपयोग करते हुए नमक उत्पादन का जो काम है वो करते हैं, ठीक है। तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल था आपका, गंग नहर का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था। देखो गंग नहर का श्री गणेश महाराजा गंगा सिंह के द्वारा किया गया था 1921 के अंदर, और 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा इस नहर का उद्घाटन जो है वो कर दिया गया था, ठीक है। ये राजस्थान की पहली सिंचाई नहर परियोजना थी। इसका दूसरा नाम होता है बीकानेर नहर परियोजना, और यह नहर राजस्थान में खक्खा स्थान है आपके गंगानगर के अंदर, है ना। खक्खा गंगानगर से ये राजस्थान में प्रवेश करती है, और इस नहर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के गंगानगर जिले के अंदर ही की जाती है। नेक्स्ट सवाल था कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की निम्न में से कौन सी लिफ्ट नहर सबसे उत्तर में है। तो इनमें से कौन सी लिफ्ट नहर है बेटा जो सबसे उत्तर में है? गजनेर की यहां पर बात हो रही है, जयनारायण व्यास की बात हो रही है, कोलायत की बात हो रही है, और भैरुंदा बांगरसर की बात हो रही है, ठीक है। देखो अगर लिफ्ट नहरों की बात करें तो 7 लिफ्ट नहर है आपकी इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत, और नोहर साहवा सबसे ऊपर, नोहर साहवा, लूणकरण सर, गजनेर, भैरुंदा बांगड़सर, कोलायत, फलोदी लिफ्ट नहर, और पोखरण लिफ्ट नहर। अब इनके वर्तमान नाम हो चुके हैं, जैसे नोहर साहवा को चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर का नाम दिया गया, लूणकरण सर को कंवर सेन का नाम दिया गया, गजनेर को पन्नालाल भारूपाल, भैरुंदा जो बांगड़सर है वीर तेजाजी, कोलायत करणी सिंह, फलोदी गुरु जम्बेश्वर, और पोखरण जयनारायण व्यास। ये नाम आपको याद होने चाहिए। और अब इनके अंदर सबसे उत्तर में जो नहर होगी वो आपके कौन सी रहेगी, आप समझ सकते हैं यहाँ से कि किस किस के नाम आ रहे हैं। देखो भैरुंदा बांगड़सर का नाम आ रहा है, तो भैरुंदा बांगड़सर तो नीचे आ रही है। उसके बाद देखो कोलायत भी नीचे आ रही है, जयनारायण व्यास भी आपके कहां पर आ रही है, नीचे आ रही है। पोखरण का नाम जयनारायण व्यास है, और गजनेर सबसे ऊपर यहां पर आपको दिखाई देगी। तो यहां पर आपका आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल था आपका, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संबंध में जो गलत कथन है उसका आपको चुनाव करना है। इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर है, बिल्कुल सही था। इसका श्री गणेश 31 मार्च 1958 को हुआ था। सर्वपल्ली आपके जो गोविंद वल्लभ पंत है उनके द्वारा इसका श्री गणेश किया गया था, और वर्तमान विस्तार गडरा रोड बाड़मेर तक है, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि शुरुआत के तीनों सही है। यह खक्खा नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश नहीं करती है। यह राजस्थान में प्रवेश करती है आपके कहां से? हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिला है वहां से राजस्थान में प्रवेश करेगी, और हनुमानगढ़ जिले का स्थान है मसीतावली। कौन सा स्थान है? मसीतावली। हनुमानगढ़ से ये राजस्थान के अंदर आती है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल था, बंद बारेठा बांध है भरतपुर के अंदर, और नदी का नाम है काकुंड जिस पर यह बांध बना हुआ है। और इस बांध के द्वारा भरतपुर जिले की 2 तहसीलें बयाना और रूपवास, इन दोनों तहसीलों में सिंचाई कार्य किया जाता है। नेक्स्ट सवाल था, राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड का गठन कब किया गया था। तो इसकी स्थापना होती है बेटा 1950 के अंदर, और 1955 के अंदर इसे जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा इसे राज्य सरकार को सौंप दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान सरकार को सौंपा गया, ठीक है ना, सौंपा गया। ये जो विभाग है आपका, ये राजस्थान सरकार को सौंप दिया गया था 1955 के अंदर, और 1971 के अंदर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? राजस्थान भूमिगत जल बोर्ड का नाम बदलकर क्या रखा गया? राजस्थान भूजल विभाग इसका नाम कर दिया गया था 1971 के अंदर राजस्थान सरकार के द्वारा। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे। नेक्स्ट सवाल था आपका
कि किस झील के किनारे सरप्रताप द्वारा निर्मित बिंजोलाई के तालाब दर्शनीय है, तो वो झील है कायलाना। और कायलाना झील आपके कहां पर स्थित होते हैं? जोधपुर के अंदर। कोलायत झील आपके बीकानेर में है, कावोज जैसलमेर में, और सामन है नागौर के अंदर। फिर सवाल था आपका अगला कि नदियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो नदियों के अध्ययन को कहते हैं पोटामोलॉजी। क्या बोलते हैं? पोटामोलॉजी नदियों का अध्ययन होता है। लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? झीलों का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी। और रिवर स्टडी ऐसा कोई शब्द नहीं होता है, और ड्रेनेज कल्चर ऐसा भी कोई शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। एक तरफ स्थान का नाम था और सामने था त्रिवेणी संगम, तो आपको सुमेलित करना था यहाँ पे। भिगोद भीलवाड़ा में बनास, बेड़च, मेनाल 3 नदियां मिलती हैं, बिल्कुल सही था। दूसरा है राजमहल टोंक में बनास खारी डाई, ये भी बिल्कुल सही था। बेणेश्वर डुंगरपुर में सोम, माही, जाखम, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब तीनों अगर सही है तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है। रामेश्वर स्वामी माधोपुर में चंबल, बनास, सीप मिलती है, यहाँ पर मोरेल का नाम आ रहा है, तो यहाँ पर नाम आना चाहिए था सीप का। नेक्स्ट सवाल, राजस्थान का नंदन कानन कहते हैं श्रीशैल अलवर को, थार का उद्यान कहा जाता है कोलायत बीकानेर को, जांगल का पुष्कर भी कोलायत बीकानेर को कहेंगे। थार का घड़ा कहा जाता है चांदन नलकूप को नहीं कहते। अच्छा, थार का घड़ा कहेंगे किसको? थार का घड़ा, चांदन नलकूप जैसलमेर। रेगिस्तान का जल महल बटालू का कुआं, ठीक है। राजसमंद की जीवन रेखा नंदसमंद बांध राजसमंद। साथियों, इस सवाल में सभी ऑप्शन सुमेलित हैं, इनमें से कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जहां पर किसी प्रकार की कोई गलती हो। ठीक है, तो यहां आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। सवाल ये था कि यहां पर मरुस्थल या रेगिस्तान का जल महल, ये कैसे बनता है? रेगिस्तान का जल महल, तो रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है बटाडू का कुआं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा और ध्यान में रखना, बटाडू का कुआं। तो जहां समस्या सवाल के अंदर आती है वो मैं आपको बता दूं। थार का घड़ा लिखकर वो नाम दे देता है किसका? बटाडू का कुआं, या फिर रेगिस्तान का जल महल नाम देकर लिख देता है चांदन नलकूप। तो आपको थोड़ा सा ये ध्यान में रखना है, रेगिस्तान का जल महल बटाडू का कुआं होता है, और थार का घड़ा चांदन नलकूप जैसलमेर को ही कहते हैं। ठीक है, तो चारों सुमेलित है यहाँ पर। नेक्स्ट, तो 2 सवाल हैं आपके जहां आपको स्टार हम लोग दे देंगे। आंसर शीट के अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो बता दिए जाएंगे। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना, तो बेटा राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है बिसलपुर, और बिसलपुर बांध है आपके टोडा रायसिंह नगर के अंदर, और टोडा रायसिंह जो नगर है वो स्थित है राजस्थान के टोंक जिले के अंदर। ठीक है, और इस बिसलपुर बांध के द्वारा आपके 3 जिले हैं, टोंक, अजमेर और जयपुर। इन तीनों जिलों को पेयजल की जो आपूर्ति है वो की जाती है बिसलपुर बांध से। इसी बिसलपुर बांध में रंगीन मछलियों का उत्पादन भी साथियों किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल यानी आप ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन आपके सवाल का आंसर है। नेक्स्ट सवाल था आपका कि बाखड़ा नांगल परियोजना के निर्माण का विचार सर लुइस डेने के द्वारा कब दिया गया था? तो बाखड़ा नांगल जो परियोजना है इसके निर्माण का विचार सबसे पहले दिया था सर लुइस डेने के द्वारा दिया गया था 1908 के अंदर। कब दिया गया था? 1908 में सर लुइस डेने द्वारा इस परियोजना के निर्माण का विचार जो है वो सबसे पहले दिया गया। नेक्स्ट सवाल है आपका कि राजस्थान के शासन सचिवालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? शासन सचिवालय की स्थापना किस वर्ष होती है? सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था और आपने किया भी होगा इसको शानदार। देखो, तो राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना होती है 1949 के अंदर। कब होती है बेटा? 1949 में राजस्थान शासन सचिवालय की स्थापना जो है साथियों वो कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था आपका कि राज्य सचिवालय में मुख्य सचिव के बाद सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? यहां देखो साथी, प्रशासनिक अधिकारी की बात यहां पर की जा रही है, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। तो मुख्य सचिव के बाद जो सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी आपके सचिवालय में होता है वो होता है शासन सचिव। कौन होता है? शासन सचिव। यानी कि 1 नंबर आपके मुख्य सचिव का है तो 2 नंबर शासन सचिव का है। ठीक है, 3 नंबर है संयुक्त सचिव या उप सचिव का, 4 नंबर है सहायक सचिव का, और 5 नंबर पे आ जाता है अनुभाग अधिकारी। ठीक है, तो ये क्रम आपको ध्यान रखना है। मुख्य सचिव के बाद शासन सचिव, उसके बाद संयुक्त सचिव या उप सचिव, उसके बाद सहायक सचिव, उसके बाद अनुभाग अधिकारी। तो ए ऑप्शन आपके सवाल का आंसर था। नेक्स्ट सवाल था आपका कि निम्न में असुमेलित है वो आपको बताना है। राजस्थान के पहले जो मुख्य सचिव थे वो थे के राधाकृष्णन, बिल्कुल सही था। दूसरा है राजस्थान में सबसे लंबा जो कार्यकाल जिस मुख्य सचिव का रहा वो थे भगत सिंह मेहता।
कौन थे? भगत सिंह मेहता। और ये पहले राजस्थानी व्यक्ति हैं जो मुख्य सचिव के पद पर पहुंचते हैं। प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती सुलोचना सिंह नहीं थी। प्रथम महिला जो मुख्य सचिव थी वो थी कुशल सिंह। कौन थी? कुशल सिंह राजस्थान की पहली महिला मुख्य सचिव थी, श्रीमती कुशल सिंह। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन सी जो है वो आपके इस सवाल का साथियों आंसर था। और सबसे छोटा कार्यकाल वाला जो आपके मुख्य सचिव है वो राजीव स्वरूप थे। नेक्स्ट सवाल, मुख्य सचिव के पद पर पहुंचने वाले राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन थे? मतलब ये राजस्थानी हैं, राजस्थान मूल के व्यक्ति थे जो आपके मुख्य सचिव के पद पर पहुंचते हैं और इनका नाम था भगवंत सिंह मेहता। भगवंत सिंह मेहता, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ये ध्यान में रखना भी। राजस्थान में नौकरशाह संगठन, नौकरशाह संगठन मतलब साथियों आपके प्रशासनिक अधिकारी जितने भी हैं वो नौकरशाह संगठन के अंतर्गत आते हैं। पद सोपान क्रम एक व्यवस्था चलती है आपके, जिसके अंदर आपके मुख्य सचिव जो है वो पद सोपान क्रम में प्रशासनिक अधिकारियों में सर्वोच्च अधिकारी होता है। उसके बाद आपके शासन सचिव आते हैं, उसके बाद संयुक्त सचिव या आपके जो उप सचिव हैं उनको अपन शामिल करते हैं वहां पे। तो यहां पर आपसे पूछ रहा है कि नौकरशाह संगठन का प्रमुख कौन होता है? नौकरशाह संगठन का प्रमुख होता है बेटा मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव। डी ऑप्शन आपके सवाल का आंसर था। नेक्स्ट देखें अगला सवाल, राज्य का मुख्य सचिव कार्य करता है, दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। तो यहां आपको सही उत्तर का चयन करना था और यहां ऑप्शन थे आपके कैबिनेट के सचिव के रूप में, मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में, सचिवों के मुख्य के रूप में और सिविल सेवा के प्रधान के रूप में। चारों बिल्कुल सही थे। कैबिनेट सचिव के रूप में भी काम करता है, मुख्य सचिव के सलाहकार के रूप में काम करता है, उसके बाद आपके जो मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में भी ये काम करता है और सिविल सेवा के प्रधान के रूप में भी ये काम करता है। एक 5 नंबर का बिंदु होता है इसमें, 1 2 3 4, ये चारों सही हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो आपके सवाल का आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल था आपका कि मुख्य सचिव की सेवा अवधि निर्भर करती है। बेटा मुख्य सचिव की जो सेवा अवधि है यानी ये कब तक अपने पद पर काम करता रहेगा? तो जब तक इसके संबंध मुख्यमंत्री के साथ अच्छे रहेंगे, दोनों के मध्य वार्तालाप अच्छा रहेगा, तब तक ये आपके काम करता रहेगा। कौन? मुख्य सचिव। ठीक है, तो मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर डिपेंड करता है मुख्य सचिव के पद की जो अवधि है या उसकी जो पद पर वो कब तक कार्य करेगा, ये डिपेंड करता है मुख्यमंत्री के साथ उसके संबंधों पर। भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच, भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच शासकीय संवाद का औपचारिक चैनल कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव। किस किस के मध्य? आपके भारत सरकार और राज्य प्रशासन के बीच जो शासकीय संवाद है उसके लिए मुख्य रूप से काम कौन करता है? मुख्य सचिव काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल था, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? तो वह है बेटा उषा शर्मा। कौन है राजस्थान की वर्तमान मुख्य सचिव? उषा शर्मा। नेक्स्ट, मुख्य सचिव पद का सृजन किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली और लॉर्ड रिपन। तो बेटा मुख्य सचिव का जो पद है वो लॉर्ड रिपन के समय सर्जित होता है। किसके समय? लॉर्ड रिपन के समय इसको सर्जित किया गया था। नेक्स्ट सवाल था, प्रशासनिक सुधार हेतु जीके भनोत समिति, प्रशासनिक सुधार के लिए जीके भनोत समिति का गठन 1992 में किया गया था। कब किया गया था? 1992 के अंदर जीके भनोत समिति बनती है। किससे संबंधित था जीके भनोत समिति का? प्रशासन में सुधार से। कब बनती है? 1992 के अंदर। राज्य सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन बेटा? राजनीतिक प्रमुख। राजनीतिक प्रमुख होता है मुख्यमंत्री। राज्य सचिवालय का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है, जबकि प्रशासनिक प्रमुख होता है आपके जो है मुख्य सचिव। नेक्स्ट सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन कार्यवाहक मुख्य सचिव रहे हैं? तो कार्यवाहक मुख्य सचिव रहे थे आपके सांवलदान उज्ज्वल। राजस्थान में पहले कार्यवाहक मुख्य सचिव के पद पर पहुंचे या इन्होंने काम किया कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में, सांवलदान उज्ज्वल इनका नाम है। नेक्स्ट था कि मुख्य सचिव के निम्न में से कौन सा कार्मिक प्रशासन से संबंधित दायित्व नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है जो मुख्यमंत्री आपके जो मुख्य सचिव है उसका दायित्व नहीं है या उसके कार्यों प्रशासनिक जो कार्य हैं उससे संबंधित नहीं है? सेवा शर्तों में संशोधन करना, पहला बिल्कुल कर सकता है ये। लोक सेवकों में नियमों के प्रति प्रतिबद्धता पर नजर रखना, बिल्कुल सही है। मंत्रिमंडल की बैठक को बुलाने के विषय में सूचना देना और पदोन्नति व वरिष्ठता निर्धारण से संबंधित कार्य। तो देखो पदोन्नति व वरिष्ठता निर्धारण से संबंधित कार्य भी ये कर लेता है, ठीक है, लेकिन ये क्या नहीं करता? मंत्रिमंडलों की बैठक को बुलाने के विषय में सूचना देने का काम इसका बिल्कुल नहीं है, ये काम ये नहीं करता है। तो सी ऑप्शन आपके सवाल का आंसर था। नेक्स्ट सवाल था कि दिए गए कूटों के आधार पर सही उत्तर का चयन आपको करना था मुख्य सचिव के संबंध में। देखो मुख्य सचिव के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन करते हुए उत्तर चुनो।
वह मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही इसे नियुक्त करता है और मुख्य सचिव मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद को प्रत्येक प्रकार की जो सलाह है वो देने का काम करता है। वह राज्य लोक सेवाओं का प्रमुख होता है। बिल्कुल, जिस राज्य में जितनी भी लोक सेवाएं होती हैं उन सभी का प्रमुख कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। वह राज्य के राज्यपाल का प्रमुख सलाहकार, राज्यपाल का सलाहकार नहीं होता, मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है। तो यहां पर केवल 1 और 2 सही है, यानी कि सी जो ऑप्शन है वो आपके इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल है आपका कि मुख्य सचिव का चयन राज्यपाल करता है। मुख्य सचिव का चयन राज्यपाल थोड़ी करता है, मुख्य सचिव का चयन करता है मुख्यमंत्री, राज्यपाल नहीं करेगा। तो पहला ऑप्शन गलत है। जहां पर भी 1 आ रहा है उसी ऑप्शन को हटा दो, इसमें भी 1 आ रहा है इसको हटा दो, और इसमें भी 1 आ रहा है इसको भी हटा दो। ठीक है, अगला देखते हैं। मुख्य सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी होता है। तो वरिष्ठतम अधिकारी भारतीय प्रशासनिक सेवा का बिल्कुल होता है। और 1973 में मुख्य सचिव का मानकीकरण किया गया था। बिल्कुल सही है, ये दोनों लाइन बिल्कुल सही है आपकी। उसके बाद है कि आपके मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं होता। बिल्कुल, इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता। इसका मतलब ये मुख्यमंत्री, इसके जो कार्यकाल है वो डिपेंड करता है मुख्यमंत्री के साथ संबंधों पर। अर्थात 2, 3, 4 ऑप्शन जो है वो आपके यहां पर सही है। डी ऑप्शन आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल था, राज्य में मुख्य सचिव की भूमिका एवं पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मुख्य सचिव की भूमिका एवं पद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मंत्रिमंडल का सचिव होता है, मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है, सचिवों का प्रमुख होता है और मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल का सचिव मुख्यमंत्री का सलाहकार होता है। बिल्कुल सही है, मुख्य मंत्रिमंडल का यह सलाहकार होता है और उसके बाद आपके सचिवों का प्रमुख भी होता है। ठीक है, तो 1, 2, 3 यहाँ पर जो ऑप्शन है आपके वो सही थे, लेकिन यहाँ मिस्टेक से आपके 2 बार 1, 2, 3 आ गया है। तो इन दोनों में आप एक को आंसर मानेंगे, या तो ए या फिर डी। तो साथियों, आज 1-2 क्वेश्चन है जिनमें मिस्टेक हुई है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना। बाकी आगे से इस प्रकार के किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है उसको हम नहीं आने देंगे, किसी भी प्रकार की जो समस्या है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक थी बेटा, हो गई यहाँ पे, आगे से ऐसी भी कोई मिस्टेक नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अजमेर का वह शासक जो स्वयं शैव मतावलंबी होने के बाद भी पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था जिसने के, तो ये हिस्ट्री का जो पोर्शन है आपका वो सावंत जी सर आपको आगे लेकर चलेंगे इसके अंदर, और सावंत जी सर आपके साथ जुड़ने वाले हैं अभी, और आगे के जो आपके सॉल्यूशन है सारे वो सावंत जी सर के द्वारा आपको करवाए जाएंगे। साथियों, आप लोग अच्छी से अच्छी तैयारी करें, बेहतरीन। देखो, सब कुछ हासिल हो सकता है मेहनत के बल पर। आप लोग अच्छी मेहनत करो। जितने भी विद्यार्थी अभी लाइव टेस्ट दे रहे हैं, और सभी अपने सभी साथियों के साथ इसको शेयर भी जरूर आप लोग किया करें, ताकि और जो विद्यार्थी हैं वो भी अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। और साथ में जो भी आपके वीडियो सॉल्यूशंस की ये क्लासें हैं, इनका फ़ायदा उठाते उठाते आप लोगों के लिए हमने एक नया प्लान जो है वो भी हम लोगों ने इसमें कर रहे हैं। आप लोगों के लिए कुछ और जो मिक्स सवाल हैं राजस्थान जीके को लेकर, वो अब भी आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे कंप्लीट सिलेबस के आधार पर। अभी तो आप लोगों को टॉपिक वाइज ये सवाल जो है वो दिए जा रहे हैं। आपको कुछ दिन के अंदर अगले टेस्ट से पहले अगले टेस्ट तक हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ सवाल, कम से कम 60 से 70 सवाल प्रतिदिन आपको प्रातःकाल उपलब्ध करवाए जाएं, ताकि आप लोग उन पर भी अपनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। और आप लोगों को बता दूं कि सायंकाल आपके प्रतिदिन लाइव जो क्लास है वो भी रहती है, और आप लोग उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा जरूर उठाएं, प्रतिदिन 8 बजे सायंकाल। ठीक है, धन्यवाद साथियों। और अगले टेस्ट की तैयारी बेहतरीन करना। इसमें अगर कुछ कमजोरी रह गई तो अगले टेस्ट के अंदर और भी अच्छा प्रयास आप लोग करना, और अच्छा से अच्छा स्कोर आप लोगों को करना है। ठीक है, अच्छी मेहनत करो बेटा, शानदार मेहनत करो, ताकि आपको इस बार आपने जो लक्ष्य अपना निर्धारित कर रखा है उसको आप लोग अचीव करने में कामयाब हो जाएं। धन्यवाद साथियों।
धन्यवाद मुकेश जी, आपने बहुत ही अच्छा जो सॉल्यूशन दिया है स्टूडेंट्स को, ये सॉल्यूशन के लिए लाभप्रद साबित होगा। और देखिए अब हम देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन से आगे के जो प्रश्न हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हम बात करते हैं अजमेर का वह शासक जो स्वयं शैव मतावलंबी होने के बाद भी पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी अजमेर का वह शासक कौन था जो स्वयं कौन था, शैव मतावलंबी था, भगवान शिव को सर्वोच्च मानता था। इसके बावजूद भी उन्होंने पुष्कर में वराह यानी ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया था। वराह यानी ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको ये बताना है कि वो शासक कौन था। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, अरुणोराज, बीसलदेव, पृथ्वीराज और अजयराज। अजयराज ने अजमेर बसाई थी। अजयराज ने अजमेर की स्थापना की थी और अजमेर का सबसे प्रतापी अगर कोई सम्राट हुआ था तो बीसलदेव था। बीसलदेव था जिसे विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि इसने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। संस्कृत पाठशाला था, इसका निर्माण करवाया था। ये तात्कालिक समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था और इसमें लगभग 85 विषयों का अध्ययन करवाया जाता था, बहुत बड़ा था। इसके बाद में बात करते हैं अरुणोराज की। तो देखिए अरुणोराज था, अरुणोराज ने यहाँ वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो राइट आंसर क्या होगा, अरुणोराज। और अरुणोराज के टाइम में एक यहाँ आना सागर झील का निर्माण भी हुआ था। आना सागर झील का निर्माण भी किया गया था। यानी आना सागर झील का निर्माण अरुणोराज ने करवाया था और अरुणोराज द्वारा निर्मित आना सागर झील है, ये तुर्कों के रक्त से रंजित धरती को साफ करने के लिए करवाया गया था। राइट आंसर आ गया इसमें अरुणोराज। अगला देखिए, अरुणोराज को आना जी के नाम से भी जानते हैं भाई। सांबर का पुराना नाम क्या था? देखिए पूरा नहीं है, ये पुराना था, थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना। सांबर का पुराना नाम था, यानी सांबर का पुराना नाम क्या था, या हम यूँ कहें कि सांबर का प्राचीन नाम क्या था। वर्तमान में जिसे हम सांबर कहते हैं, संबर था, सांबर था, सपादलक्ष था, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, सपादलक्ष। सपादलक्ष का मतलब होता है 1.25 लाख। सपाद यानी 1.25 और लक्ष यानी लाख। 1.25 लाख गांवों का क्षेत्र में समूह था, इसीलिए से सपादलक्ष कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न याद, और ये बात भी याद रखना कि सांबर में शासन किसका था, चौहानों का शासन था। शाकंभरी माता का यहाँ मंदिर है और शाक प्लस अमरी यानी शाक सब्जियों से अमर करने वाले देवी के रूप में से जाना जाता है। ये चौहानों की, सांबर के चौहानों की कुल देवी मानी जाती है, तो याद रखना इस बात को। अगला प्रश्न है, द अर्ली डायनेस्टी। अर्ली डायनेस्टी नाम की एक पुस्तक है। द अर्ली डायनेस्टी नाम की एक पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है चौहान वंश की। किसकी जानकारी मिलती है हमें? चौहान वंश की इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है। आपको यह बताना है कि इसके लेखक कौन है। डॉक्टर दशरथ शर्मा, सूर्यमल मिश्रण, कर्नल जेम्स टोड, मुहणोत नैन्सी। राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा द्वारा द अर्ली डायनेस्टी पुस्तक लिखी गई जिसमें चौहानों का इतिहास देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, अहिर छत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? यानी अहिर छत्रपुर जिसका पुराना नाम था उसका वर्तमान नाम क्या है? आपको बता दूं कि उस समय सांबर की राजधानी क्या हुआ करती थी? अहिर छत्रपुर ही हुआ करती थी। सांबर की राजधानी क्या थी? अहिर छत्रपुर ही सांबर की राजधानी थी, याद रखना इस बात को। तो देखिए अहिर छत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? नागौर, पाली, गंगानगर और बीकानेर। आपको ये बताना है कि अहिर छत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? नागौर। क्या नाम है वर्तमान में इसका? नागौर। प्राचीन नाम नागौर के जाता अहिर छत्रपुर, और ये किसकी राजधानी हुआ करता था? सांभर की राजधानी हुआ करता था। अगला प्रश्न, अजमेर के किस शासक ने अपनी रानी के नाम से चांदी के सिक्के जलाए थे? यानी अजमेर का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी रानी के नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे? जिसने अपनी रानी के नाम से किसके सिक्के चलाए थे? चांदी के सिक्के चलाए थे। आपको ये बताना है। देखिए चांदी के नाम से जो सिक्के चलाए थे उस पर इसकी रानी का नाम भी लिखा रहता था। इनकी रानी का नाम था सोमलेखा। सोमलेखा इनका नाम था। तो चांदी के सिक्कों पर एक और स्वयं का नाम और दूसरी ओर इनकी रानी का नाम था। आपको बताना है कि इसमें कौन सा राइट होगा? अजयराज। अजयराज चौहान ने चांदी के सिक्के चलाए, अजमेर की स्थापना की और अपनी रानी सोमलेखा का या सोमवती का नाम चांदी के सिक्कों के एक और के भाग में लिखा होता था। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद में, तराइन का प्रथम युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 को लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 को लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 को लड़ा गया था। तो इस प्रकार से तराइन के 2 युद्ध हुए। दोनों युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध थे, लेकिन ध्यान रखना तराइन का प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज की विजय हुई थी। यह युद्ध किनके इनके मध्य लड़ा गया था? पृथ्वीराज वर्सेज मोहम्मद गौरी। किनके मध्य लड़ा गया था? पृथ्वीराज वर्सेज मोहम्मद
गौरी के मध्य लड़ा गया था। इसमें विजय किसकी हुई थी? पृथ्वीराज की इसमें विजय हुई थी। दूसरा युद्ध था ये भी इन दोनों के मध्य लड़ा गया था, लेकिन विजय किसकी हुई थी? इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। तो इस प्रकार से ध्यान रखना, तराइन का युद्ध राजस्थान के इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। भारत के इतिहास के लिए भी तराइन का युद्ध महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। और इसमें निर्णायक कौन सा रहा था? दूसरा तराइन का युद्ध था, वो भारत के भाग्य के लिए सर्वाधिक निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि भारत का दुर्भाग्य यहाँ से प्रारंभ हो जाता है, राजस्थान का दुर्भाग्य यहाँ से प्रारंभ हो जाता है। तो ऐसा देखिए, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज दोनों दे रखा है, तो राइट आंसर क्या होगा? ए, यानी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। अगला प्रश्न, विश्वरूप पृथ्वी भट्ट जयानक भट्ट, विश्वरूप पृथ्वी भट्ट जयानक भट्ट जनार्दन वागीश्वर जैसे विद्वान किसके दरबारी कवि थे? यानी ये विद्वानों के नाम दे रखे हैं। विश्वरूप पृथ्वी भट्ट, विश्वरूप पृथ्वी भट्ट, जयानक भट्ट, जनार्दन तथा वागीश्वर जैसे विद्वान थे, वो किनके दरबार में रहा करते थे? किनके दरबार में रहा करते थे? पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहा करते थे। याद रखना, पृथ्वीराज चौहान का सबसे मुख्य अगर दरबारी था तो वो कौन था? चंद्रबरदाई था। चंद्रबरदाई का मूल नाम था पृथ्वी भट्ट वल्लादी। पृथ्वी भट्ट वल्लादी इसका मूल नाम था। याद रखना, पृथ्वी भट्ट वल्लादी इसका मूल नाम था। तो ये देखिए राइट होगा, यानी पृथ्वीराज चौहान था। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में ये सभी कवि विद्वान रहा करते थे। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, रणथंबोर में चौहान राजवंश की स्थापना किसने की थी? यानी रणथंबोर में चौहान राजवंश की स्थापना किसने की थी? हमने पढ़ा कि अजमेर में शासक अंतिम कौन रहा? पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने जीत लिया। गौरी ने यहाँ से पृथ्वीराज के पुत्र आदि को निकाल दिया। पृथ्वीराज के पुत्र का नाम था गोविंदराज। पृथ्वीराज के पुत्र का नाम था गोविंदराज। तो गोविंदराज को अजमेर से निकाल दिया तो ये सवाई माधोपुर की ओर चले गए। सवाई माधोपुर की ओर चले गए। वर्तमान सवाई माधोपुर, उस समय था ये रणथंबोर। याद रखना, रणथंबोर की ओर चले गए और वहाँ चौहान वंश की नींव रखी। इस प्रकार से आपको याद रखना है कि रणथंबोर में चौहान वंश की नींव किसने रखी थी? गोविंदराज ने रखी थी, जो कि पृथ्वीराज का पुत्र था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसके बाद में, सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग के बारे में कहा था? यानी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी जो अलाउद्दीन खिलजी का पूर्वज था, उसने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि ऐसे 10 दुर्गों को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। एक बाल के बराबर नहीं समझता। याद रखना, ये बल नहीं है, बाल है। बाल के बराबर नहीं समझता। आपको इनमें से बताना कि ऐसी जो वक्तव्य है कौन से दुर्ग के बारे में दिया था? किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने, जो कि अलाउद्दीन खिलजी का चाचा और ससुर था। चाचा और ससुर था। याद रखना, चाचा और ससुर दोनों था, ये ध्यान रखना। ये किस दुर्ग के बारे में कहा गया था? रणथंबोर दुर्ग के बारे में कहा गया था। यानी रणथंबोर दुर्ग को जब सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी नहीं जीत सके, जब उन्हें सफलता नहीं मिली और अनेक मुसलमानों का उसमें सर्वनाश होने का डर सताने लग गया, उसमें इसका सेनापति का एक का स्वर्गवास भी हो गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गया था, मारा गया था। तो इस घटना को देख करके और जलालुद्दीन खिलजी ने ऐसी बात कही थी। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद में, 1290 में जलालुद्दीन खिलजी एवं हमीर देव के मध्य युद्ध हुआ। 1290 में जलालुद्दीन खिलजी और जो हिंदू शासक है हमीर देव था, उनके मध्य युद्ध हुआ। चौहान वंशी था। इसमें हमीर देव ने अपने किस महत्वपूर्ण सेनापति को गंवाया था? यानी हमीर देव ने इसमें किस अपने महत्वपूर्ण सेनापति को गंवाया था? इस युद्ध का नाम है हिंदवार का युद्ध। इस युद्ध को क्या कहते हैं? हिंदवार का युद्ध। ये हिंदवार का जो युद्ध था, इस हिंदवार का युद्ध कब हुआ था? 1290 में हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी वर्सेज हमीर देव। इसमें हमीर देव ने अपने सेनापति गुरदास सैनी को गंवाया था। यानी गुरदास सैनी की मृत्यु इसी में हिंदवार के युद्ध में ही हुई थी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद में, निम्न में से किस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? यानी ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिस ग्रंथ में चौहानों को सूर्यवंशी नहीं माना गया है? आपको ये बताना है कि कौन सा ग्रंथ है जिसमें सूर्यवंशी नहीं माना है। पृथ्वीराज रासो की घटना है, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसके बाद में, चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। यानी चौहानों का आदि पुरुष किसको कहा जाता है? चौहान वंश की स्थापना 551 में सांबर में हुई थी और सांबर में चौहान वंश की नींव रखने वाला व्यक्ति कौन था? वासुदेव।
देखिए कौन था, वासुदेव था। आपको बताना है कि आदि पुरुष किसको कहा जाता है, वासुदेव चौहान को आदि पुरुष कहा जाता है। इनकी जानकारी के लिए सबसे उपयुक्त शिलालेख मिलता है तो वो कौन सा है, बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख कब का है, बिजोलिया शिलालेख 1170 में लिखा गया था, याद रखना। इस शिलालेख में चौहान वंशीय जो शासक हुए हैं वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। अगला प्रश्न, विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोपड़ा तत्कालिक संस्कृत महाविद्यालय था। इस संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। याद रखना किसने करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने इस संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। आगे चल करके इसको 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का सेनापति था, सूबेदार था। एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने से 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, क्योंकि यहाँ 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसलिए 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है। कौन से संत का उर्स लगता है, पंजाब साहे संत का यहाँ मेला लगता है 2.5 दिन तक, इसलिए इसे 2.5 दिन के उर्स के नाम से जाना, 2.5 दिन के झोपड़े, 2.5 दिन का झोपड़े के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था। यानी रणथंभौर के हमीर था, उसके विरुद्ध किस मुस्लिम सेना नायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था, ये आपको बताना है। नुसरत खां, खिजर खां, उल्गू खां, कामरू। राइट आंसर होगा इसमें नुसरत खां, यानी नुसरत खां इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी नेतृत्व तो इसने किया था, बाकी ये इसका पुत्र था, इसने कोई नेतृत्व खास नहीं किया। उल्गू खां इसका भाई था अलाउद्दीन खिलजी का, तो इनका नेतृत्व नहीं था, मूल नेतृत्व करता था नुसरत खां, तो नुसरत खां राइट आंसर होगा। राजस्थान का प्रथम जोहर 1301 में हुआ था, बिल्कुल राइट बात ध्यान रखना। 1301 में पहला जोहर हुआ था, जो ऑथेंटिक और मान्यता प्राप्त है, जिसे माना जाता है। ये जोहर था, ये जल जोहर था, ध्यान रखना। कैसा जोहर था, ये जल जोहर था। इसमें किसके नेतृत्व में किया गया था, ये जल जोहर किसके नेतृत्व में किया गया था, यह आपको बताना था। इसका आंसर होगा रानी रंगदेवी। रानी रंगदेवी जो हमीर की पत्नी थी, हमीर की पत्नी थी, इसके नेतृत्व में, हमीर की रानी रंगदेवी के नेतृत्व में ये जल जोहर हुआ था। याद रखना, इस जल जोहर में जोहर करने वाली हमीर की पुत्री पद्मला भी थी। हमीर की पुत्री पद्मला थी, जो तालाब में डूब करके अपनी प्राण लीला समाप्त की थी। इस तालाब को आज पद्मला तालाब के नाम से जाना जाता है। आज किस नाम से जाना जाता है इसको, पद्मला तालाब के नाम से जाना जाता है, जिसमें पद्मला ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज ने जयचंद गढ़वाल की किस पुत्री से विवाह किया था। यानी पृथ्वीराज था, उसने जयचंद गढ़वाल की पुत्री से विवाह किया था, लेकिन यह विवाह कैसा था, अपहरण विवाह था। याद रखना, अपहरण विवाह था, जबरन विवाह था, यानी स्वयंवर से उठाकर ले गया फिर जाकर विवाह कर लिया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी थी। यह संयोगिता जो जयचंद गढ़वाल की पुत्री थी, उसके साथ में पृथ्वीराज चौहान ने जबरदस्ती अपहरण करके विवाह किया था, लेकिन इसमें संयोगिता की सहमति थी, जयचंद गढ़वाल की नहीं। इस प्रकार से जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज में वैमनस्यता या शत्रुता बढ़ी थी, और शत्रुता बढ़ने के कारण से जयचंद गढ़वाल ने ही मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था, ऐसा माना जाता है। मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था, कहा था कि मैं आपका साथ दूंगा, आप इस पर आक्रमण करो। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्न में से किस अंतिम हिंदू सम्राट सम्राट, कौन सा हिंदू बादशाह था जिसको सम्राट वह पिथोरा के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसा कौन सा हिंदू सम्राट था जिसको सम्राट वह पिथोरा के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज थर्ड, यानी पृथ्वीराज तृतीय था, जिसको सम्राट वह पिथोरा के नाम से जाना जाता है। राय पिथोरा गढ़ पूछा जाता है, तो याद रखना दिल्ली में, राय पिथोरा गढ़ दिल्ली में है। पृथ्वीराज रासो नाम का जो ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ है, उसके लेखक कौन है। पृथ्वीराज रासो नाम का ग्रंथ है, उसके लेखक चंद्रबरदाई है। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के दरबारी कवि और मित्र थे, जिनका मूल नाम पृथ्वी भट्ट वल्लादी था, और पृथ्वी भट्ट वल्लादी ने पृथ्वीराज का पूरा इतिहास लिखा है। कहा यह जाता है कि चंद्रबरदाई तो पृथ्वीराज के साथ ही मर गया था, लेकिन शेष भाग था इसके बेटे चंद्रबरदाई के पुत्र ने लिखा था। अगला देखिए प्रश्न इसके बाद में, गढ़बिडली दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। अजमेर में स्थित दुर्ग है, जिसका नाम प्राचीन नाम क्या है, गढ़बिडली दुर्ग। वर्तमान नाम क्या है उसका, तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग किसने करवाया था,
पृथ्वीराज सिसोदिया ने, पृथ्वीराज सिसोदिया था, इसने अपनी रानी ताराबाई के नाम पर इसका नाम करवाया था। ताराबाई के नाम पर, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी रानी ताराबाई के नाम पर इस दुर्ग का पुनर्निर्माण कार्य करवा करके नाम क्या रख दिया था? तारागढ़ रख दिया था। पुराना नाम इसका गढ़बिडली था। गढ़बिडली दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? याद रखना, अजय राज चौहान ने गढ़बिडली दुर्ग का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसके बाद में, जैसलमेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? यानी जैसलमेर राज्य प्रजामंडल था, इसकी स्थापना कहाँ, कौन से स्थान पर हुई थी? देखिए, जैसलमेर प्रजामंडल एक ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना जैसलमेर में नहीं हुई थी। राइट आंसर क्या होगा? देखिए, जैसलमेर में नहीं हुई, कुशलगढ़ में नहीं, जोधपुर में इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखना है, जैसलमेर राज्य प्रजामंडल या जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कहाँ हुई थी? जोधपुर में हुई थी। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन की रानी चिमना से प्रेम करने वाला मंगोल नेता जिसको हमीरदेव ने शरण दी, जिसके कारण हमीरदेव व एके में युद्ध हुआ था, जिसके कारण से हमीरदेव व एके में यानी अलाउद्दीन खिलजी में, एके का मतलब है अलाउद्दीन खिलजी, सभी समझते हो, अलाउद्दीन खिलजी और हमीर के मध्य युद्ध हुआ था। तो एके में युद्ध हुआ था। आपको बताना है कि वो कौन था मंगोल नेता जिसके कारण से दोनों में शत्रुता हुई, दोनों में युद्ध हुआ और युद्ध होकर के 1301 का जो रिजल्ट था वो निकला था। यानी 1301 का जो विदेशी आक्रांता द्वारा किया गया भयंकर युद्ध था जिसमें बहुत सारे हिंदू मारे गए थे, वो कौन नेता था? मंगोल विद्रोही महमूद शाह। महमूद शाह था जो एके की रानी मराठा रानी चिमना से प्रेम करता था और चिमना और महमूद शाह ने मिलकर के और हमीर देव एके को मारना चाहता, एके को मारना चाहता। तो इसके बाद में क्या होता है कि एके को मारना चाहता है, एके को इस बात की सूचना लग जाती है, महमूद शाह यहाँ से भाग करके और हमीर देव के पास में चला जाता है। हमीर देव उसको शरण दे देता है। एके उसके पास संदेश पहुंचाता है कि हमीर देव मेरा शत्रु, मेरे तक पहुंचा दीजिए। लेकिन हमीर देव कहता है कि शरणागत रक्षक हूँ, शरण की में आए हुए की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, मैं आपको किसी भी हालत में मेरे शरण में आए हुए शरणागत को नहीं दे सकता। इसी विवाद को लेकर के इनके मध्य युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न, देवबोध व धर्मघोष किसके दरबारी कवि थे? देवबोध व धर्मघोष किसके दरबारी कवि थे, ये आपको बताना है। देखिए, देवबोध व धर्मघोष विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे। विग्रहराज चतुर्थ के दरबारी कवि थे देवबोध व धर्मघोष। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? ये है कहाँ हुआ था। देखिए, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता, मुंबई, जयपुर और दिल्ली। राइट आंसर होगा इसका बिल्कुल मुंबई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की प्रेरणा से ही अनेक जो रियासतें थी उनमें प्रजामंडलों का गठन हुआ था। उनमें अनेक रियासतों में प्रजामंडलों का गठन हुआ था। याद रखना, किसकी अनुशंसा से? देशी राज्य लोक परिषद की अनुशंसा से। अगला प्रश्न है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी, मघाराम वैद्य के नेतृत्व में। मघाराम वैद्य के नेतृत्व में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखना, इस समय जब स्थापना हुई उस समय यहाँ का शासक महाराजा गंगा सिंह था। कौन था? महाराजा गंगा सिंह। जिसने महाराजा गंगा सिंह ने सबसे पहले, अगर राजस्थान में सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की थी तो वो महाराजा गंगा सिंह ने की थी। उत्तरदायी शासन की स्थापना की तो किसने की थी? महाराजा गंगा सिंह ने ही की थी। महाराजा जो गंगा सिंह थे उन्होंने सबसे पहले विधानसभा का गठन भी किया था। यानी विधानसभा का गठन अगर करने वाला कोई शासक था तो याद रखना कौन था? महाराजा गंगा सिंह था। इसके विधानसभा में 35 सदस्य थे। तो पहला व्यक्ति था जिसने विधानसभा का गठन कर दिया था, उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी थी। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा की गई थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा की गई थी। याद रखना, त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई थी। अगला प्रश्न है, किस राजपूत राज्य के प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? यानी ऐसा कौन सा राजपूत राज्य था जिसके प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी? आपको बता दूं कि देखिए, ये जो राजपूत राज्य था वो कौन सा था? आपको बता दूं कि बीकानेर प्रजामंडल था, जिससे बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ की गई थी? बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कारण क्या था? इसका मुखिया था मघाराम वैद्य। मघाराम वैद्य।
मग्घा राम वैद्य था, इसने क्या किया था, इसने एक पुस्तक प्रकाशित की थी, बीकानेर की थोती पोथी, बीकानेर की थोती पोथी नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। इस पुस्तक में महाराजा गंगा सिंह की कमियों को उजागर किया गया था, महाराजा गंगा सिंह की बुराइयां की गई थी। इसके चलते महाराजा गंगा सिंह नाराज होकर के मग्घाराम वैद्य और उसके सहयोगियों को बीकानेर से निकाल दिया था, यानी बीकानेर से निकाल दिया। बीकानेर से चल करके ये लोग कहाँ चले गए, कोलकाता में, और कोलकाता में जो प्रवासी राजस्थानी थे उनके सहयोग से बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए इसके बाद में, राजपूताना के किस राजघराने ने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था, यानी राजपूताना का ऐसा कौन सा घराना था जिसने प्रजामंडल को संरक्षण दे रखा था। बीकानेर घराना ऐसा था महाराजा गंगा सिंह ने जिसने संरक्षण दिया था, परंतु इसके बाद में उन्होंने बीकानेर की थोती पोथी नामक पुस्तक से नाराज होकर के यहाँ से निकाल दिया। फिर इसके बाद में उन्होंने कलकत्ता में जाकर के प्रजामंडल का स्थापना की थी। अगला 1913 में स्थापित रिप्रेजेंटेटिव असेंबली का 1917 में नाम विधानसभा कर दिया गया था, यानी 1913 में स्थापित रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी, रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी। इसका 4 साल बाद में 1917 में नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, विधानसभा इसका नाम कर दिया गया था। विधानसभा का राजस्थान में प्रथम गठन किया गया था, यानी ऐसी कौन सी रियासत थी जिसमें विधानसभा का गठन हुआ था, बीकानेर रियासत में महाराजा गंगा सिंह ने किया था। अगला प्रश्न, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, यानी मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है, मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, ये आपको बताना है। देखिए मारवाड़ हितकारिणी सभा है, ये कहाँ गठित हुई थी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मारवाड़ हितकारिणी जो सभा है, ये मारवाड़ हितकारिणी सभा राजस्थान के जोधपुर में गठित हुई थी। कहाँ गठित हुई थी, राजस्थान के जोधपुर में ये मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन हुआ था। और जो मारवाड़ हितकारिणी सभा थी, इस मारवाड़ हितकारिणी सभा की क्या विशेषताएं थी, ये मारवाड़ के जो क्षेत्र के राजा थे उन राजाओं का सहयोग करने, मारवाड़ क्षेत्र के जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उनकी सहयोग करने वाली ये संस्था थी। इस संस्था के संस्थापक कौन थे, याद रखना, आपको ध्यान रखना चाहिए, चांदमल सुराणा इसके संस्थापक थे। कौन थे, चांदमल सुराणा, जो कि जोधपुर के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जोधपुर के राजनीतिक जागृति करने वाले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर, मेवाड़, अलवर, इनमें से आपको बताना है कि कौन से क्षेत्र में सबसे पहले प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। आंसर देखिए, इसमें से आपको, अगर इसमें सीधा सीधा जयपुर होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन आपको इनमें से छांटना है कि इनमें सबसे पहले कहाँ हुई थी। बीकानेर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल है, शाहपुरा प्रजामंडल है, मेवाड़ प्रजामंडल है। वैसे देखिए क्वेश्चन के आपको बोनस मिल जाएंगे क्योंकि इसमें 2 समानताएं हैं, इसमें समानता होने के कारण से इसमें आपको बोनस मिलेंगे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न इसके बाद में हमारा है, मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष का नाम है, यानी मेवाड़ प्रजामंडल का गठन माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से हुआ। माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से जो मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया गया था, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, माणिक्यलाल वर्मा ने इसका गठन 1938 में किया था। कब किया था, 1938 में। तो मेवाड़ प्रजामंडल का गठन 1938 में माणिक्यलाल वर्मा के सहयोग से किया गया, लेकिन अध्यक्ष किसको बनाया गया था, बलवंत सिंह मेहता को। परीक्षा में ये कई बार पूछा जा चुका है कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह मेहता इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा, जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता किनके मध्य हुआ था। जेंटलमैन्स एग्रीमेंट समझौता, जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता एक दूसरे के सहयोग करने के लिए किया गया था। इसमें मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य समझौता हुआ था कि हीरालाल शास्त्री से जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल ने समझौता किया था कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको हम किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये जेंटलमैन एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। किसके मध्य हुआ था, मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य। अगला, तासीमो गांव में किस प्रजामंडल का गठन हुआ था। तासीमो गांव में जो धौलपुर जो प्रजामंडल है उसका गठन हुआ था। याद रखना, तासीमो गांव भी कहाँ है, धौलपुर में है। तासीमो गांव भी कहाँ है, धौलपुर में है। तो धौलपुर के तासीमो गांव में
धौलपुर प्रजामंडल का गठन हुआ था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न देखिए इसके बाद में हमारा, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना हुई थी, यानी सिरोही जो प्रजामंडल है, इस सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? बीकानेर में, सिरोही में, बंबई में और कलकत्ता में। देखिए इसका राइट आंसर होगा मुंबई, यानी सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई प्रांत में हुई थी, मुंबई में हुई थी। मुंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना होने का कारण क्या था? क्योंकि सिरोही का ज़्यादातर झुकाव राजस्थान की ओर न होकर के उस समय बंबई प्रांत की ओर था, इसलिए उसी में इस प्रजामंडल का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, गुंडा राज व रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये दो पुस्तकें हैं। गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये दो पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों के रचनाकार कौन थे, ये आपको बताना था। देखिए सागरमल गोपा, जवाहरलाल, लाल बहादुर शास्त्री और सुन्नीलाल, लाल बहादुर शास्त्री और सुन्नीलाल, इनमें से गुंडा राज व रघुनाथ सिंह का मुकदमा के रचनाकार थे सागरमल गोपा। सागरमल गोपा ने ये पुस्तकें लिखी किसके विरुद्ध? ये जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह के विरुद्ध लिखी गई थी। जैसलमेर के शासक का जन्म था जवाहर सिंह, जैसलमेर के शासक जवाहर सिंह के विरुद्ध लिखी गई ये रचना थी। इस रचना से जवाहर सिंह अत्यधिक क्रोधित हो गया तथा इसको सागरमल गोपा को जेल में डालने का आदेश दे दिया। जेल में रहते हुए इसके ऊपर, यानी सागरमल गोपा के ऊपर थानेदार गुमान सिंह के द्वारा इसके ऊपर तेल डाल करके इसको जिंदा जला दिया गया। किसको? सागरमल गोपा को। सागरमल गोपा पर केरोसिन या हम बोले मिट्टी का तेल डाल करके गुमान सिंह थानेदार के द्वारा इसको जिंदा जला दिया गया था। तो याद रखना है किसके द्वारा जलाया गया था? गुमान सिंह थानेदार के द्वारा। किसके कहने पर? जवाहर सिंह के कहने पर, क्योंकि इन्होंने जवाहर सिंह के अत्याचारों का पर्दाफाश कर दिया था। 1935 में ठक्कर बापा की प्रेरणा से भोगीलाल पंड्या ने किस संघ की स्थापना की थी? यानी ऐसा कौन सा संघ था जिसकी इन्होंने स्थापना की थी? 1935 की घटना है। ठक्कर बापा एक समाज सेवी व्यक्ति थे, उनकी प्रेरणा से भोगीलाल पंड्या जो कि बांगड़ क्षेत्र के सेवाभावी व्यक्ति थे, डूंगरपुर इसका मूल निवासी स्थान था। भोगीलाल पंड्या किस संघ की स्थापना की थी? हरिजन सेवा संघ की। शोभालाल गुप्ता ने माणिक्यलाल वर्मा बांगड़ सेवा मंदिर की। तो देखिए इसमें राइट आंसर होगा, बिल्कुल ऑप्शन के आधार पर ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि बांगड़ क्षेत्र से इसका संबंध था और बांगड़ सेवा समिति मंदिर था इसने इसका गठन किया था। अगला आनंदराज सुराणा, मथुरादास माथुर, रणछोड़ दास गट्टानी आदि किस प्रजामंडल के सदस्य थे? यानी ये जो सभी सदस्य थे ये किसके सदस्य थे? मारवाड़ के, बीकानेर के, सिरोही और कोटा के। ये किसके सदस्य थे? ये मारवाड़ प्रजामंडल के सदस्य थे। आनंददास सुराणा, मथुरादास माथुर, रणछोड़ दास गट्टानी मारवाड़ प्रजामंडल के सदस्य थे, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? यानी डूंगरपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रश्न यह है किसके द्वारा की गई थी। देखिए डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रामनारायण चौधरी, प्रताप सिंह बाहरट, भोगीलाल पंड्या। यानी भोगीलाल पंड्या के द्वारा 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल का गठन किया गया था, जो कि भोगीलाल पंड्या का महत्वपूर्ण कार्य था। भोगीलाल पंड्या सामाजिक कार्यकर्ता थे और ये मूल रूप से डूंगरपुर निवासी थे। ध्यान रखना, ये कहाँ के निवासी थे? ये डूंगरपुर के निवासी थे। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसके बाद में है, किशनगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? यानी किशनगढ़ प्रजामंडल है उसका अध्यक्ष कौन थे? शिवशंकर, कांतिलाल चौथानी, कन्हैयालाल सेठिया और धूल जी। राइट आंसर होगा कांतिलाल चौथानी, यानी कांतिलाल चौथानी थे, वो किशनगढ़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न इसके बाद में, हटुंडी जो अजमेर में पड़ता है, हटुंडी महिला शिक्षा सदन की स्थापना किसने की थी? यानी हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये प्रश्न था, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। यानी हटुंडी सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हटुंडी है ये कहाँ है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। हटुंडी अजमेर में है। पहला प्रश्न तो यही क्लियर होता है कि हटुंडी कहाँ है, तो हटुंडी कहाँ है? अजमेर में। अब आपको इसमें से बताना था कि हटुंडी जो महिला शिक्षा सदन है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हीरालाल शास्त्री, भोगीलाल पंड्या, गोकुल भाई भट्ट और हरि भाई किंकर। तो याद रखना हरि भाई किंकर के द्वारा
हटुंडी महिला शिक्षा सदन की स्थापना की गई थी। हटुंडी महिला शिक्षा सदन में महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी। याद रखना, किसको शिक्षा दी जाती थी? महिलाओं को इसमें शिक्षा दी जाती थी। महिला शिक्षा उत्थान के लिए कार्य कर रही थी। नारायणी देवी, सुशीला देवी, नारायणी देवी कोमा सुशीला व भगवती आदि महिला किस प्रजामंडल से संबंधित हैं? यानी ये सभी महिलाएं हैं वो किस प्रजामंडल से जुड़ी हुई हैं? भरतपुर प्रजामंडल से, मेवाड़ प्रजामंडल से, करौली और बूंदी प्रजामंडल से। राइट आंसर होगा मेवाड़ प्रजामंडल से। यानी नारायणी देवी का नाम आते ही समझ जाना चाहिए था, क्योंकि नारायणी देवी विख्यात एक सामाजिक कार्यकर्ता रही है। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी थी। तो माणिक्यलाल वर्मा का कार्य क्षेत्र उदयपुर था और उदयपुर को मेवाड़ कहा जाता था। तो ये कहाँ की थी? याद रखना, मेवाड़ क्षेत्र की थी। राइट आंसर हुआ मेवाड़। अगला प्रश्न, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था। यानी संत भूरीबाई अलख है, इसका कार्य क्षेत्र कौन सा था? मारवाड़, मेवाड़, बांगड़ और गोडवाड़। तो संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र था मेवाड़। याद रखना, संत भूरीबाई अलख का कार्य क्षेत्र क्या था? मेवाड़ था। संत भूरीबाई अलख थी सामाजिक जागृति के लिए कार्य करती थी। सामाजिक जागृति के लिए कार्य करती थी। अनेक कुरीतियों का इसने खंडन किया था। जहां संत दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था, उस स्थान का नाम क्या है? यानी जहां संत दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था, उस स्थान का नाम क्या है? सांबर में बिताया था, शाहपुरा में बिताया था, जयपुर में या नारायणा में? याद रखना, नारायणा में इसने अपना अंतिम समय बिताया था। नारायणा कहाँ पड़ता है? जयपुर के आमेर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जयपुर के आमेर में पड़ता है। और नारायणा के पास में भरेणा की पहाड़ी है। भरेणा की पहाड़ी गुफा में ही इसका अंतिम समय व्यतीत किया गया था, यानी दाह संस्कार किया गया था। यानी इस जो दादू पंथी होते हैं वो कभी भी शरीर को न जलाते हैं न दफनाते हैं, बाकी पशु पक्षियों के लिए खुला छोड़ देते हैं। तो भरेणा की पहाड़ी गुफा में इनका शरीर खुला छोड़ा गया था। कहा यह जाता है कि आकाश मार्ग से जाते हुए दादू दयाल दिखाई दिए थे जयपुर वासियों को। संत जाम्भोजी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? यानी संत जो जाम्भोजी है उसके अनुयायी किस पंथ के रूप में जाने जाते हैं? नाथ पंथ के रूप में, विश्नोई पंथ के रूप में। विश्नोई पंथ के रूप में। राम स्नेही, निम्बार्क पंथी, तो वो राम स्नेही पंथ के नाम से जाने, विश्नोई संप्रदाय के नाम से जाने जाते हैं, या विश्नोई पंथ के नाम से जाने जाते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, विश और नो। विश और नो। विश यानी तो 20 और नो यानी नो। यानी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे लोग जो 29 नियम मानते हैं, उनको विश्नोई कहा जाता है। और विश्नोई संप्रदाय की नींव किसने रखी थी? संस्थापक कौन है? जाम्भोजी है, याद रखना। अगला, सन्यासियों का सुल्तान के उपनाम से, सन्यासियों का सुल्तान के उपनाम से किसे जाना जाता है? यानी ऐसा कौन सा मुस्लिम संत था जिसे सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, इसको गरीब नवाज कहा जाता है। याद रखना, इसको क्या कहा जाता है? गरीब नवाज कहा जाता है। इसे सन्यासियों का सुल्तान नहीं कहा जाता है। पीर हाजी निजामुद्दीन को भी नहीं कहा जाता है। हमीदुद्दीन नागौरी का मूल स्थान नागौर में है। हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों के सुल्तान के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासियों का सुल्तान कहा जाता है, यानी सन्यासियों में श्रेष्ठ सन्यासी माना गया है। सलेमाबाद क्यों प्रसिद्ध है? सलेमाबाद कहाँ है? पहले तो यह आपको पता होना चाहिए, सलेमाबाद अजमेर में है। सलेमाबाद अजमेर में है। ये क्यों प्रसिद्ध है? निम्बार्क संप्रदाय की पीठ के लिए प्रसिद्ध है। यानी निम्बार्क जो संप्रदाय है उसके पीठ के लिए सलेमाबाद जाना जाता है। यहाँ रूपनगढ़ नदी के किनारे निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद में स्थित है। राजस्थान में अगर निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है कहीं, तो याद रखना कहाँ है वो? सलेमाबाद में है। कहाँ है? सलेमाबाद में है। अगर राजस्थान में दूसरी कोई पीठ है तो वो निम्बार्क संप्रदाय की उदयपुर में है। और राजस्थान में अगर कोई तीसरी कोई पीठ है तो दाऊ धाम कालाकोटा सीकर में है। दाऊ धाम कालाकोटा सीकर में है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद में, राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ स्थित है। यानी राम स्नेही संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है?
भीलवाड़ा में, शाहपुरा में, सलेमाबाद में, समराथल में। रामसरई संप्रदाय की प्रधान पीठ है रामसरई संप्रदाय की शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में इसकी प्रधान पीठ है। ये जो रामसरई पंथ है ये रामचरण दास जी के द्वारा स्थापित है। रामचरण दास जी के द्वारा स्थापित पीठ है। इसमें भगवान राम की पूजा होती है। ये गुरु चित्र को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। इनका जो पूजा स्थल होता है उसको गुरुद्वारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुरुद्वारा कहा जाता है, जिसमें गुरु चित्र लगा होता है और पूजा भी किसकी होती है? गुरु चित्र की ही पूजा होती है। तो याद रखना, रामसरई संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। और रामसरई संप्रदाय द्वारा फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न इसके बाद में हमारा, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है? यानी संत पीपा की गुफा कौन से स्थान पर स्थित है? गागरोन में, पीपाड़ में, धनेरा में, टोडा में। यानी संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा में। टोडा कहाँ है? टोंक में। ध्यान रखना, टोडा कहाँ है? टोंक में। पूरा नाम है इसका टोडा राय सिंह। टोडा राय सिंह में संत पीपा की गुफा है। संत पीपा का मंदिर कहाँ है? याद रखना, गुफा टोडा राय सिंह में, तो मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में। और संत पीपा की छतरी की बात की जाए, संत पीपा की छतरी कहाँ है? संत पीपा की छतरी गागरोन दुर्ग, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में है। गागरोन दुर्ग झालावाड़। और मंदिर समदड़ी में है। समदड़ी कहाँ है? बाड़मेर में। याद रखना, समदड़ी कहाँ है? बाड़मेर में। तो अगला प्रश्न देखिए इसके बाद में, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसके बाद में, भक्ति आंदोलन राजस्थान में फैलाने वाले संत थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के अलग जगाने वाले संत कौन थे? दादू दयाल। दादू दयाल ने राजस्थान में भक्ति आंदोलन का प्रचार किया था और भक्ति आंदोलन पर सर्वाधिक जोर देने वाले संत थे। तो वो कौन थे? दादू दयाल जी थे, जिन्होंने अकबर से संपर्क किया था, अकबर के इबादत खाने में भाग लिया, हमारे हिंदू धर्म के अच्छाइयों के बारे में बताया। अकबर भी दादू दयाल से प्रभावित हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा जो कृष्ण भक्ति की उपासिका थी, श्री कृष्ण को अपना पति स्वरूप मान करके पूजा किया करती थी, तो उसके पति का क्या नाम था? यानी मीरा के पति का क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। सांगा पुत्र भोजराज इसका नाम था। ये महाराजा सांगा के बड़े पुत्र थे। याद रखना, सांगा के बड़े पुत्र थे। जबकि मीरा का बचपन का नाम क्या था? मीरा का बचपन का नाम पेमल था। क्या नाम था? पेमल था। इसकी माँ का नाम खुशबू कंवर था। इसकी माँ का नाम खुशबू कंवर था। तो याद रखना, बचपन का नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका। अगला है, नाथ संप्रदाय की गद्दी स्थित है। यानी जो नाथ संप्रदाय है उनकी प्रधान गद्दी कहाँ स्थित है? नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी महामंदिर में स्थित है। कहाँ है? महामंदिर में। महामंदिर कहाँ है? जोधपुर में। महामंदिर जोधपुर में इसकी प्रधान गद्दी है। कहाँ है? महामंदिर जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, संत पीपा के अनुसार मोक्ष का साधन है। संत पीपा के अनुसार, संत पीपा ने सबसे ज्यादा जोर दिया था, वो भक्ति आंदोलन पर जोर दिया था। संत पीपा दर्जी समुदाय के आराध्य देवता माने जाते हैं। यानी दर्जियों के अगर कोई कुल देवता हैं तो वो कौन से हैं? संत पीपा दर्जियों के सबसे ज्यादा आराध्य देव हैं, दर्जियों के कुल देवता के रूप में पूजे जाते हैं। संत पीपा का मूलतः स्थान अगर जुड़ाव है तो वो गागरोन से है। कहाँ के शासक थे ये? गागरोन के शासक रहे थे। गागरोन में इसका नाम था प्रताप सिंह। इनका नाम क्या था? प्रताप सिंह। शासक प्रताप सिंह ने गागरोन में कुछ समय तक शासन किया। आगे चल कर के ये संत पीपा के नाम से विख्यात हुए, एक महान संत बने। इन्होंने भक्ति आंदोलन को मोक्ष का साधन बताया है कि भक्ति से ही व्यक्ति की मुक्ति हो सकती है, मोक्ष मिल सकता है। अगला है, महिला संत दयाबाई सहजोबाई का संबंध किस संप्रदाय से है? यानी महिला संत दयाबाई और सहजोबाई, महिला संत दयाबाई और सहजोबाई दोनों का संबंध किस संप्रदाय से है? दोनों का संबंध चरणदासी संप्रदाय से है। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ राजस्थान में अलवर में है। जबकि अगर भारत में पूछी जाती है तो चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली में। इसके संस्थापक कौन थे? चरणदास जी। इसके संस्थापक कौन थे?
चरण दास जी इसके संस्थापक थे। चरण दास जी की 2 शिष्याएं थी, एक का नाम दयाबाई और दूसरे का नाम सहजोबाई। दयाबाई ने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था दयाबोध। दयाबाई द्वारा पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है दयाबोध, जो मेवाती भाषा में लिखी हुई है। कौन सी भाषा में लिखी हुई है? मेवाती में। और दूसरी सहजोबाई के द्वारा लिखी है सहज प्रकाश। सहज प्रकाश लिखी। सहज प्रकाश की भाषा भी कौन सी है? मेवाती भाषा है। तो याद रखना दयाबाई और सहजोबाई की दोनों के अलग अलग रचनाएं हैं। प्रधान पीठ रहे चरणदास जी संप्रदाय के दिल्ली में है, राजस्थान में अलवर में है। अगला देखना, निम्न में से किस भक्ति संत ने लसोड़िया या फिर लासड़िया, एक ही बात है ध्यान रखना, अगर कहीं लासड़िया लिखा आता है तो भी यही है, या लसोड़िया आंदोलन चलाया था। यानी ऐसा कौन सा संत था जिसने लसोड़िया आंदोलन चलाया था? संत मावजी। संत मावजी ने लसोड़िया आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक संत कौन थे? यानी गूदड़ संप्रदाय है, इस के जो संत होते हैं ये गूदड़ी से बने वस्त्र पहनते हैं। ये गूदड़ी के वस्त्र पहनते हैं, गूदड़ी के बने जो वस्त्र पहनते हैं, इसलिए संप्रदाय का नाम पड़ा गूदड़ संप्रदाय। गूदड़ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? संत दास जी महाराज। संत दास जी महाराज ने गूदड़ संप्रदाय की स्थापना की थी। नवल दास जी महाराज ने नवल संप्रदाय की स्थापना की थी जोधपुर में। अगला, किस संत ने विष्णु भक्ति व विधवा विवाह पर बल दिया था? यानी ऐसा कौन सा संत था जिसने विष्णु भक्ति और विधवा विवाह पर सबसे ज़्यादा बल दिया था? ये आपको बताना है। बताइए, देखिए फटाफट आंसर दीजिए कि कौन सा संत था जिसने विष्णु भक्ति व विधवा विवाह पर बल दिया था? जाम्भोजी थे। इन्होंने विधवा विवाह और विष्णु भक्ति पर सर्वाधिक जोर दिया था, बल दिया था, और इन्होंने ही संप्रदाय की स्थापना की थी, विष्णोही संप्रदाय की। विष्णोही संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी। पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था। पीपासर नागौर में जन्म हुआ था, वहाँ आज इनका मंदिर भी बना हुआ है। अगला प्रश्न, निम्न में से राम सनेही संप्रदाय की पीठ नहीं है। यानी इसमें 4 पीठ दे रखे हैं, जिनमें से ऐसी कौन सी पीठ है जो राम सनेही संप्रदाय की नहीं है? रेण शाखा जो मेड़ता नागौर में है, सिंगथल शाखा बीकानेर में है, खेड़ापा शाखा जोधपुर में है, और इसके बाद में आपको बता दूं शाहपुरा शाखा भीलवाड़ा में है। शाहपुरा शाखा भीलवाड़ा में है। तो आपको याद रखना है कि इसकी कितनी शाखाएं हैं? 4 शाखाएं राम सनेही संप्रदाय की, जिनमें से ध्यान रखना आपको ये 4 शाखाएं ये नहीं है, ये शाखा नहीं है। नाथ द्वारा वल्लभ संप्रदाय की शाखा है, इनकी शाखा नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। तो इस प्रकार से अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हमारा इसके बाद में, निम्न में से कौन सा संप्रदाय श्री कृष्ण व राधा को पति पत्नी मानकर पूजता है? निम्न में से कौन सा संप्रदाय है जो श्री कृष्ण व राधा को पति पत्नी मानकर पूजता है? ये आपको बताना है। वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, सखी संप्रदाय। यानी निम्बार्क संप्रदाय है, इसके द्वारा श्री कृष्ण और राधा को पति पत्नी मानकर के पूजा जाता है। प्रधान पीठ इसकी सलेमाबाद अजमेर में है। अगला प्रश्न हमारा इसके बाद में, निम्न में से किस संप्रदाय से सिकंदर लोदी भी प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर के उसको भूमि दान की थी? तो आपको बताना है कि ऐसा कौन सा संप्रदाय है जिस संप्रदाय से सिकंदर लोदी प्रभावित होकर के भूमि दान दी थी? तो याद रखना जसनाथी संप्रदाय है, जिसकी प्रधान पीठ कतरिया सर में है। कतरिया सर बीकानेर में है। कतरिया सर बीकानेर है, यहाँ इसकी प्रधान पीठ है। और कतरिया सर में भूमि दान किसने दी थी? ये सिकंदर लोदी ने ही भूमि दान की थी। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है इसके बाद में हमारा, कालीबाई जिसने पुलिस के हाथों अपने अध्यापक को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, कहाँ की रहने वाली थी? यानी कालीबाई के नाम से आज शिक्षा विभाग में कालीबाई भील बालिका छात्रवृत्ति योजना भी है। कालीबाई भील के नाम से एक सरकार के द्वारा स्कूलें भी खोली गई हैं। आपको बताना है कि कालीबाई अपने गुरु के लिए, जिसने
प्राण न्योछावर करके भी अपने गुरु को बचाने का प्रयास किया था, तो उस काली बाई का मूल निवास स्थान कहाँ था? याद रखना है, रास्तापाल था, जो कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में। रास्तापाल डूंगरपुर की निवासी थी, जिसने अपने गुरु के लिए प्राण न्योछावर किए थे और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया था। राजस्थान में शैव धर्म को मानने वाली रियासत कौन सी थी? यानी राजस्थान में ऐसी कौन सी रियासत थी जो शैव धर्म को मानती थी? ये आपको बताना है कि शैव धर्म को मानने वाली रियासत कौन सी थी। बीकानेर रियासत, अलवर रियासत, जोधपुर रियासत। जोधपुर रियासत थी, ये शैव धर्म को मानने वाली रियासत थी। तो देखिए दोस्तों, हमने जो पूरा टेस्ट था उसके प्रश्न सॉल्यूशन कर लिया है। ये प्रश्न सॉल्यूशन आपके लिए बेहतर साबित होगा, इसीलिए आप उसको शीघ्रता से देख सकते हो। अति शीघ्र से शीघ्र हमने ये कार्य करवाया है। धन्यवाद, थैंक्स। लगातार देते रहो, ऐसे टेस्ट समय समय पर होते रहेंगे और ये आपको टाइम फिक्स बता रखा है, शेड्यूल डाल रखा है, शेड्यूल के अनुसार ये टेस्ट होते रहेंगे। निश्चिंत होकर के टेस्ट देते जाइए, अपना कैलकुलेशन करते जाइए कि कितनी अपनी तैयारी है, अपनी तैयारी को परखते जाइए।